जो आप लेसन चालू करने वाले हैं हम आज, वो है आपका अल्टरनेटिंग करंट, क्लास 12 अल्टरनेटिंग करंट। तो इस चैप्टर के होल कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझेंगे कि एक्चुअल में अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे एसी क्या होता है। तो एसी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो एसी का एक्चुअल डेफिनेशन होता है कि ऐसा करंट हो जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट मतलब करंट ऐसा होना चाहिए जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो और जो इसका मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड टाइम के साथ, मैग्नीट्यूड इसका टाइम के साथ वेरी करना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और उसके बाद में यहाँ पे होना चाहिए ये एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, फिक्स्ड टाइम इंटरवल ये फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज। तो क्लियर हो गया। तो इसका डेफिनेशन है एसी का, एम्पलीट्यूड इसका कांस्टेंट हो जाए, मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता रहे और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा हो। तो इसीलिए जो साइन, ये जो एसी का जो डेफिनेशन है, इसका मतलब ये साइन वेव है। अगर ये साइन वेव है तभी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि जो एसी होना चाहिए उसका एम्पलीट्यूड, ये रहा एम्पलीट्यूड, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये सब क्या है? इसका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड को ए से दिखाते हैं। तो इसका क्या है? एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब इसका जितनी बार एम्पलीट्यूड बने ऊपर और नीचे, ये हर बार एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। मतलब ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो दूरी क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। इसमें कोई भी ज़्यादा या कम नहीं होना है। ऐसा नहीं कि ये इतना हुआ फिर ये इतना बड़ा हो गया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्पलीट्यूड इसका फिक्स होना चाहिए। छोटा है तो छोटा ही वाला चले, बड़ा है तो बड़ा वाला चले, बट एम्पलीट्यूड फिक्स होना चाहिए। इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फिक्स होना चाहिए। मैग्नीट्यूड, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, इसका जो आंसर होना चाहिए वो टाइम के साथ में वैल्यू कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अब ये फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है इस तरह से। ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा पॉजिटिव साइकिल है और ये हमारा नेगेटिव साइकिल। तो यहाँ पे कंफर्म हुआ कि एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है एसी का। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम होना चाहिए और फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में डायरेक्शन चेंज होता है। तो ये हमारा एसी होता है। तो एसी हमारे क्या क्या हो सकते हैं इनके बारे में बात करेंगे हम। तो एसी के मैं कुछ यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ और आपको बताना है कि ये एसी है कि डीसी। तो यहाँ पे हम खुद ही बता देंगे आपको कि एसी है कि डीसी। चलिए शुरुआत करते हैं। ये इस तरह से अगर फंक्शन वेरी कर रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये एसी का वेव है, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। हम एक्स डायरेक्शन में करंट और वाई डायरेक्शन को वोल्टेज हम कंसीडर कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम एक और ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे इस तरह से भी अगर कोई ग्राफ बना हुआ है जो टाइम के साथ में अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा हो, तो यहाँ पे भी ये क्या है? एक्चुअल में टाइम है ये, सॉरी, इसको मैं टाइम और इसको करंट या वोल्टेज कुछ भी कंसीडर कर सकता हूँ। तो टाइम के, ये रहा हमारा टाइम, एक्स एक्सिस टाइम, और ये हमारा रहा वोल्टेज अदरवाइज करंट। तो इस तरह से ये डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं अगर कहीं इस तरह से बना हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये यही ग्राफ है।
तो अभी बात करते हैं इस तरह से बना हुआ हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भी हमारा एसी है, ये भी एसी, ये भी एसी और ये भी एसी, ठीक है। और अगर अब डीसी के सिंबल की बात करते हैं, डीसी का मतलब होता है, हम डीसी किसे कहेंगे, तो जिसमें डायरेक्शन ऐसा कुछ भी ना हो रहा हो, इसका एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर सकता है, बट इसमें एक चीज़ें डिफरेंट हो जाएगी, वो है इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन डायरेक्शन, इसका कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो वो डीसी होगा। तो डीसी के लिए हम ग्राफ बना लेते हैं। डीसी के लिए ग्राफ, इसका मतलब ये डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, चलेगा। तो इस तरह से अगर कोई बन रहा है तो ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, ये डीसी का ग्राफ है। ये भी डीसी का ग्राफ हो सकता है, इस तरह से भी। तो या तो निगेटिव नेगेटिव में रह जाए, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव में, डायरेक्शन को चेंज ना करें, डीसी डीसी और ये भी डीसी। कांस्टेंट के लिए हम डीसी का ग्राफ ये ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे टाइम वेरी, यहाँ पे करंट या वोल्टेज फिक्स हो जाएगा, लेकिन ये अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, तो ये भी डीसी के लिए रहेगा ग्राफ। तो जो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा वो हमारा डीसी होगा, और जो डायरेक्शन चेंज करेगा हमारा एसी होगा। तो यहाँ पे जो एसी का सिंबल होता है, एसी का सिंबल होता है, एसी के सिंबल में एक्चुअल में सिंबल ऑफ एसी अगर हम बात करें तो इसमें यही वेव को बना दिया जाता है इस तरह से। तो ये इसका मतलब ये है पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट समय के साथ में बदलता रहता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेक्स्ट टाइम पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये चेंज होता रहता है। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल है सिंबल ऑफ एसी, तो ये एसी का सिंबल है। अगर हम डीसी के सिंबल की बात करें तो ये सिंपली सेल से दिखाया जाता है, या तो इसको सेल से, या तो इसको बैटरी से दिखा दिया जाएगा, या तो इसको बैटरी से दिखा दिया जाएगा, कम्बिनेशन ऑफ सेल। तो ये बैटरी है और ये सेल है। तो इसका जो सिंबल होता है वो बिल्कुल इसी तरह से होगा, इसमें एक सेल या बैटरी से दिखाया जाएगा। ये डीसी के लिए सिंबल है, और अभी जो मैंने आपको ये बताया ये एसी के लिए सिंबल है एक्चुअली। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से इसका फार्मूला किस तरह से डिराइव होगा, और इसके वोल्टेज का फार्मूला एसी फॉर्म साइन के फॉर्म में, और करंट का फार्मूला साइन के फॉर्म में क्या होता है। तो एक्चुअल में फैराडे लॉ तो सबने ही पढ़ा होगा, फैराडे का लॉ। तो एक्चुअल पिछले वाले टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ईएमआई में, हम पहले से ये पढ़ चुके हैं कि फैराडे लॉ क्या होता है। तो फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग E = -NdΦ/B/dt, ये अच्छी तरह से सब जानते हैं। नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड EMF, और ये जो फार्मूला दिया था वो फैराडे ने दिया। तो और फ्लक्स की भी वैल्यू आप पहले से जानते हैं कि ∅B cos थीटा। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे ∅B की जगह पे, तो E = -NBA cos थीटा, और यहाँ पे ये है हमारे पास d/dt। तो हमने वैल्यू रख दिया फाई की। अगर हमने फाई की वैल्यू रख दिया यहाँ पे BA cos थीटा, यहाँ थीटा के बारे में देखेंगे। एक्चुअल में थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जिस तरह से, जैसे अगर ये मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इसमें कोई रेक्टेंगुलर कॉइल रख दिया गया हो, तो जब भी कोई रेक्टेंगुलर कॉइल रख दिया जाता है और वो रोटेट करता है, तो एक्चुअल में इसमें करंट फ्लो करता है, तो वो रोटेट करने लगता है मैग्नेटिक फील्ड में। ये कॉइल है हमारे पास में, रेक्टेंगुलर कॉइल, और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जब रोटेट करता है तो थीटा एंगल पे ये रोटेट कर रहा होता है। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हमारा फार्मूला बनेगा, थीटा ओमेगा = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो थीटा = हो जाएगा ओमेगा टी। तो जो यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी उसे हम ओमेगा टी यहाँ कंसीडर कर रहे होंगे। तो ये = -n। एक्चुअल में देख लिया जाए कि इसमें क्या क्या कांस्टेंट है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। और इसका जो एरिया है
वो भी कांस्टेंट रहेगा तो वो भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट चीज़ें डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाती हैं। और फाइनली हमारे पास में बचा है कॉस थीटा, तो d/dt और कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा E = -nBA, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आप एक्चुअल पहले से जानते हैं कि ये होता है ये आपका -sin थीटा, और थीटा की जगह पे हमें ω_t रखना था एक्चुअल में, सॉरी ω_t। तो यहाँ पे जो होगा ये ω_t आ जाएगा, sin d/dt cos ω_t, इट मीन sin ω_t, और उसके साथ में t का डिफरेंशिएशन होगा तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ मतलब d/dt ω_t, और ओमेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे t के साथ डिफरेंशिएशन होगा तो t का 1 हो जाएगा, लेकिन ओमेगा कांस्टेंट है वो बाहर बच जाएगा। तो E = -nBA, माइनस माइनस प्लस लिख देता हूँ मैं, sin ω_t, और ω_t में t का 1 हो गया तो सिर्फ ओमेगा बचा है। और फाइनली हमारे पास जो EMF मिला है nBA ओमेगा sin ω_t। तो क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा EMF है एक्चुअल में ये जो E दिखाई दे रहा है ये हमारा EMF है। तो EMF को डिनोट करने के लिए स्मॉल e से भी दिखाया जाता है, पूरा EMF लिख दिया जाता है। ये एक तरह का वोल्टेज होता है, इसे वोल्टेज भी कंसीडर कर सकते हैं, ये वोल्टेज है ही है। तो अभी यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम वोल्टेज लिखते हैं V, इसको दिखाने के लिए हम अब V लिख सकते हैं, V = nBA ओमेगा sin ω_t। एक्चुअल में ये रहा वोल्टेज का फॉर्मूला। अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर मुझे वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इट मीन्स पीक वैल्यू, इसे मैक्सिमम वैल्यू या V0 से भी दिखाते हैं, इसे पीक वोल्टेज भी बोलते हैं। तो अगर हमें पीक वोल्टेज चाहिए तो V एक्चुअल हमें लिखना पड़ेगा, V मैक्सिमम कब होगा, ये वैल्यू पीक वोल्टेज तब होगी जब हमारे पास में ये ω_t की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, मतलब थीटा की वैल्यू जो हमारी चाहिए 90 होनी चाहिए, तो हमें पीक वैल्यू वोल्टेज का मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा, मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, सॉरी। तो nBA ओमेगा sin 90 डिग्री हम यहाँ पे रख रहे होंगे, यहाँ से V0 मिल जाएगा ये। तो V0 = nBA sin 90 वैल्यू 1 हो जाती है, तो हमें यहाँ से V0 की वैल्यू मिली। अगर इस इक्वेशन में दिखाई दे रहा है कि nBA ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि nBA ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V0 लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास मिला V = V0 sin ω_t। तो ये रहा हमारे पास में मैक्सिमम वोल्टेज के साथ में वेरिएबल वोल्टेज का वैल्यू। तो अभी बात कर लेते हैं लाइकवाइज। तो यहाँ पे लाइकवाइज अगर मैं करंट के लिए फार्मूला लिखता तो करंट के लिए भी वही बनता, I = nBA ओमेगा sin ω_t, और अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो I = I0 sin ω_t। तो सेम वही जिस तरह से वोल्टेज का फार्मूला है उसी तरह से लाइकवाइज I = I0 sin ω_t, इसका भी वही फार्मूला होगा। तो फाइनली हमने फाइंड आउट कर लिया है कि वोल्टेज और करंट का फार्मूला क्या होता है वेव फॉर्म में, साइन के फॉर्म में क्या होता है। क्योंकि हम AC पढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, अगले हेडिंग पे। अब हम बनाना सीखेंगे कि जो ये साइन का वेव बनता है वो किस तरह से बनता है। तो साइन का वेव किस तरह से बनता है, चलिए फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ड्रॉ होता है साइन का वेव, ये ग्राफ कैसे बना होगा। तो एक्चुअल में हमारे पास में जो करंट की वैल्यू है वो I = I0 sin ω_t, और जो वोल्टेज का फार्मूला हमारे पास निकल के आया है V = V0 sin ω_t। तो अभी देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास में एक्चुअल हम वोल्टेज की वैल्यू निकालते हैं, तो वोल्टेज के लिए हमें करना होगा टाइम ले लेते हैं और एक कॉलम बना लेते हैं हम वोल्टेज के लिए। तो बारी बारी से हम टाइम लिखेंगे। जैसे अगर हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं ग्राफ में 0 से, तो 0 से रखेंगे तो अब मैं यहाँ पे ये जो वोल्टेज की वैल्यू होती है एक्चुअल में V0 sin ω_t पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर वैल्यू इसमें रखा जाए
यहाँ पे टाइम की जगह पे हमें क्या रखना होगा, 0। तो जहाँ टाइम है वहाँ 0 रखना होगा। तो v इक्वल टू वी नॉट साइन, एक्चुअल में 0 रखने पे ये पूरा 0 हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इनिशियली पे हमें कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, कोई हमारा मैक्सिमम या मिनिमम वोल्टेज का लोब नहीं बनता हुआ दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इसका, 0 पे ही रह जाएगा। नेक्स्ट जब हम टाइम को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक्चुअल में t/4 लेते हैं, तो t/4 पे कहने का मतलब ये हो जाएगा कि हमें अब t की जगह पे t/4 रखना होगा। तो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा t की जगह पे t/4। और आपको एक बात पहले से पता होना चाहिए कि ओमेगा जो होता है वो 2π/t होता है। तो ओमेगा की जगह हम 2π/t रखेंगे, वी नॉट साइन 2π/t और t/4। तो t से t कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो हमें यहाँ वोल्टेज मिलेगा वी नॉट साइन 2π। और साइन 2π पे वैल्यू होती है हमारी, साइन 2π पे जो वैल्यू आती है वो 0 हो जाती है। तो इसका मतलब हमें टाइम जब t/4 लेंगे तब भी हमारी वैल्यू साइन 2π/t। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे /4 बचा हुआ है तो अपॉन 2 और ये π/2 की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसका मतलब कि हो गया यहाँ पे ये वैल्यू 1 हो जाएगी और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो v नॉट आएगी। तो हमारे पास में जो v की वैल्यू आई है, वोल्टेज जो आया है वो मैक्सिमम वोल्टेज आया है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। अगर हम फिर से बात करें यहाँ पे, तो अब नेक्स्ट हमारा आने वाला है कि अगर हम टाइम t/4 से हम टाइम को कम करने वाले हैं और टाइम ज़्यादा करने वाले हैं, t/4 से टाइम को ज़्यादा करेंगे तो हम t/4 लेने वाले हैं, t/2 लेने वाले हैं इसकी बार, अब की बार। तो t/4 पे हम देखते हैं वी नॉट की वैल्यू क्या आती है। तो साइन वी नॉट साइन ओमेगा की जगह हम पूरी वैल्यू रख देंगे 2π/t और t की जगह हम रखने वाले हैं t/2। तो t से t कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 मर गया, तो यहाँ पे साइन पाई बचा और साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाती है। तो t/2 पे, t/2 इंटरवल पे हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वोल्टेज का वो 0 होगा। अब नेक्स्ट हम लेते हैं t/4 t/2। अब t/4 और एक बार और t/4, तो 3t/4। तो हम 3t/4 पे लेते हैं टाइम की वैल्यू। तो एक्चुअल में v इक्वल टू वी नॉट साइन 2π/t और t की वैल्यू हम रखने वाले हैं 3t/4। तो t से t कैंसिल आउट और 2 से 2 ये मर जाएगा। तो v इक्वल टू वी नॉट साइन 3π/2 और साइन 3π/2 की वैल्यू होती है मतलब 270 डिग्री। इसका मतलब -1, इसकी वैल्यू होती है -1। तो जो हमारे पास वोल्टेज आया वो माइनस में आ गया, निगेटिव में आ गया। तो फाइनली अब हमारे पास में t/4 जोड़ा तो t/2, t/4 3 बार जोड़ा तो 3t/4 पे ले लिया। अब की बार हम टाइम में आगे बढ़ेंगे और अब की बार हम लेते हैं t/4 4 बार, तो 4t/4 इसका मतलब t। तो अब की बार जब हम टाइम t लेंगे तो v इक्वल टू वी नॉट साइन 2π/t और हम t को लेने वाले हैं टाइम को t। तो यहाँ पे साइन 2π की वैल्यू हो जाएगी 0। तो जो हमारे पास वोल्टेज मिला है वो 0 मिल जाएगा। तो फिर से हमारे t बराबर टाइम t पे हमारे पास जो वोल्टेज का लोब मिला है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है और अब हम इसका डायग्राम बना सकते हैं, इसका वेव फॉर्म बना सकते हैं। तो ये हमारे पास रहा वोल्टेज की लाइन, ये रहा वोल्टेज जो हमारे पास y एक्सिस है इसका, ये वोल्टेज है हमारा। और ये हमारा जो दिखाई दे रहा है हमारे पास टाइम है। तो जो हमने, आप देखेंगे जब हमने टाइम को 0 लिया था तो उसका जो वोल्टेज का डिस्प्लेसमेंट था वो भी 0 था। इसका मतलब ये यहीं पर रह जाएगा। फिर हम जब आगे बढ़े तो हमने टाइम कितना लिया, t/4 लिया। तो t/4 पे इसका वोल्टेज का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वी नॉट का मतलब ये मैक्सिमम, इसको पीक वोल्टेज बोलते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे उठेगा। तब ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे उठेगा अपने सबसे मैक्सिमम पीक पे, ये रहा इसका मैक्सिमम। और उसके बाद में ये जो हमने टाइम लिया है, ये हमने टाइम t/4 लिया है, t/4। ये हमारा रहा t/4 पे मैक्सिमम यहाँ पे वी नॉट मिला। फिर अब क्या होगा, हमने फिर नेक्स्ट टाइम क्या लिया है, t/2 लिया है। तो t/2 लिया है तो t/4 यहाँ से यहाँ तक t/4
तो फिर T/4 में T/4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा T/2। तो जब हमने T/2 लिया है तब देखिए यहाँ पे आंसर कितना आ गया 0, मतलब ये धरती पे गिर जाएगा, इसका मतलब ये x पे गिर जाएगा और ये हो गया 0, ये 0 हो गया, x एक्सिस पे गिर जाएगा जो टाइम को दिखा रहा है और ये आ गया 0, ये धड़ाम से गिर गया T/2 पे। उसके बाद में अब क्या हमने टाइम लिया है 3T/4। जब हमने 3T/4 लिया है तो हमने यहाँ देखा कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वोल्टेज की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो आ रही है वो निगेटिव आ रही है। तो ये हमारा ऊपर का पॉजिटिव हिस्सा रहा। अब हमारे पास में जो आने वाला है वो निगेटिव हिस्से में आएगा। तो अब ये रहा हमारा नेगेटिव। अब वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में देख रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल में हम क्या ले रहे हैं 3T/4 पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमने T/4 में T/4 जोड़ा था T/2। अब जब हम तीसरा जोड़ेंगे तो हमारे पास तीसरा उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे आएगा हमारे पास 3T/4। अब 3T/4 पे क्या आया है वैल्यू देखेंगे यहाँ पे -V0 आया है। तो सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा निगेटिव में होगा। ये रहा सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट -V0 निगेटिव में। और फिर जब हमने क्या लिया T बराबर जब हमने T लिया तो उस समय धड़ाम से वोल्टेज क्या हो गया 0 हो गया। तो अब हमने जब T बराबर T पे लेंगे इसका मतलब T/4 में T/4 ऐड किया तो T/2 हुआ। T/2 में उतना ही डिस्टेंस 3 बार T/4 3 बार जोड़ा था 3T/4। अब चौथी बार जोड़ेंगे उतने ही डिस्टेंस पे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4T/4 मतलब T। तो इस वाली वैल्यू पे जो हमारी वैल्यू आ रही है वो धड़ाम से वोल्टेज क्या हो रहा है 0। और इस तरह से हमारा वेव फॉर्म। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा पूरा किस तरह से इसका वेव डायग्राम बनता है AC अल्टरनेटिंग करंट का और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम बताएंगे आपको इसका IRMS वैल्यू और इसकी सबसे पहले इसकी खुपची वाली वैल्यू की बात करेंगे हम लोग। तो आई होप कि पहले ये आपको समझ में आ गया होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी आज के लिए इतना ही।